बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वेव फंक्शन क्या होता है। ये से हमने डिस्कस किया था वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। इसके बारे में बेटा हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रोग्रेसिव वेव के बारे में कि ये प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है या प्रोग्रेसिव वेव किसको कहा जाता है बेटा। ठीक है, आज है हमारे पास बेटा प्रोग्रेसिव वेव। देखिए, प्रोग्रेसिव वेव का मकसद है ऐसी वेव जो एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह तक पहुंचे और अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों को ट्रांसफर करे। तो ऐसी वेव के बारे में हम कहेंगे कि ये प्रोग्रेसिव वेव है बेटा। तो आप इसको इस तरह से कहेंगे बेटा कि वेव विच ट्रेवल्स वेव विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम from one place to another place and transfers energy। कोई भी ऐसी वेव जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करे और अपने साथ एनर्जी भी लेके जाए, तो ऐसी वेव को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो मेरी वेव है ये प्रोग्रेसिव वेव कहलाएगी, क्योंकि ये इस मीडियम के अंदर प्रोपगेट भी कर रही है और ये इस मीडियम के अंदर एनर्जी भी ट्रांसफर कर रही है। तो आप कहेंगे ऐसी वेव जो एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह तक पहुंचे और अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर करे, तो ऐसी वेव को हम कहेंगे बेटा कि ये प्रोग्रेसिव वेव है बेटा। ठीक है, अब इस प्रोग्रेसिव वेव की पहली जो बात ये होती है कि बेटा कि वेन प्रोग्रेसिव वेव travels through any medium, then particles of medium remain at the same position, but wave travels from capacity display capacity। This is the triangular waves। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि जब ये वेव किसी भी मीडियम से ट्रेवल करती है तो ये ध्यान में रखिएगा कि मीडियम उसके साथ ट्रेवल नहीं करता, ये सिर्फ वेव ट्रेवल करती है, जिसकी एक बहुत ही बेटा यहाँ पे आपके बुक में भी एग्जांपल दी गई है कि सपोज करें इस तरह से वाटर वेव का हम एग्जांपल लेते हैं कि जो वाटर वेव होता है बेटा, इसके अंदर अगर वाटर के अंदर हम कोई भी इस तरह से वेव प्रोड्यूस करते हैं, सपोज करें इसके ऊपर कोई पत्ता पड़ा हुआ है, तो जब इसके अंदर इस तरह से वेव प्रोड्यूस होती है तो ये वेव जब इसमें ट्रेवल करती है तो हम देखते हैं कि ये पत्ता जो होता है ये अप एंड डाउन तो मूव करेगा, लेकिन ये वेव के साथ इस तरह से मूव नहीं करता। तो ये चीज हमें बताती है, ठीक है, ये चीज हमें बताती है कि जब प्रोग्रेसिव वेव किसी भी मीडियम से ट्रेवल करती है तो प्रोग्रेसिव वेव के अंदर मीडियम ट्रेवल नहीं करता, सिर्फ वेव ट्रेवल करती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि वेव के साथ मीडियम ट्रेवल नहीं करता, मीडियम हमेशा अपनी जगह पे रहता है, सिर्फ वेव ट्रेवल करती है, चाहे वो प्रोग्रेसिव वेव हो चाहे वो स्टेशनरी वेव हो बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे इस लिंक के ऊपर कैपेसिटी हो गई है स्टूडेंट्स की, तो 1000 कैपेसिटी इसकी फुल हो गई है, इसके बाद भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं।
तो इसलिए आपको दूसरी लिंक भेज रहे हैं बेटा, आप उसके ऊपर ज्वाइन करें। इस लिंक के ऊपर क्लास नहीं चल पाएगी क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो उसके ऊपर स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, आपको जो एंट्री टेस्ट वाले बेटा वो अपनी ईमेल के ऊपर ज्वाइन करें। हाफ एंट्री वालों को हम एक और लिंक भेज रहे हैं। जाए और अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम भी ट्रांसफर करे तो ऐसी वेव को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव बेटा। तो प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन ये होती है कि वेव which travels from one place to another place. Wave which travels from one place to another place बेटा। and transfers एनर्जी। ऐसी वेव जो एक मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करे और अपने साथ एनर्जी भी ट्रांसफर करे तो ऐसी वेव को हम कहेंगे कि ये प्रोग्रेसिव वेव है, या इसको ट्रेवलिंग वेव भी कहा जाता है। अब ये जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती है ये तीन किस्मों की हो सकती है। एक ऐसी वेव होती है जिसको हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, मीन्स ऐसी वेव जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करे। जैसे जो स्ट्रिंग होता है, रस्सी होती है, उसके अंदर जब हम ये वेव प्रोड्यूस करते हैं प्रोग्रेसिव वेव, तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है क्योंकि रस्सी वन डायमेंशनल होती है। अगर सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर वेव प्रोड्यूस करें हम कोई, वो जब सरफेस के ऊपर लिक्विड के ऊपर ट्रेवल करती है वो टू डायमेंशनल होती है, वो लॉन्ग एक्स एक्सिस भी जाती है, लॉन्ग वाई एक्सिस भी जाती है। तो ऐसी टू डायमेंशनल प्रोग्रेसिव वेव होती है। और कॉमनली मोस्टली जो वेव्स होती है वो थ्री डायमेंशनल होती है। जैसे मेरी साउंड वेव है, ये थ्री डायमेंशनल वेव है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी जाती है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जाती है, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी जाती है। तो प्रोग्रेसिव वेव का मतलब होता है ऐसी वेव जो एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह तक पहुंचे और अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम की भी ट्रांसफर करे, तो ऐसी वेव को हम कहेंगे प्रोग्रेसिव वेव। एक बात याद रखिएगा कि प्रोग्रेसिव वेव जब किसी भी मीडियम से ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स उसके साथ ट्रेवल नहीं करते। मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, सिर्फ वेव जो होती है वो ट्रेवल करती है। तो आप कहोगे कि वेन वेन ट्रेवलिंग वेव मूव्स थ्रू एनी मीडियम, then particles of medium do not move with wave बेटा। जब कोई भी ट्रेवलिंग वेव किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उसके पार्टिकल उसके साथ नहीं जाते। फॉर एग्जांपल बेटा, इस तरह से अगर कोई भी हमारे पास इस तरह से कोई भी, अगर ये सरफेस ऑफ लिक्विड आप कह लें कि ये सरफेस ऑफ लिक्विड है, इसके ऊपर अगर कोई भी चीज इस तरह से हम जो हल्की सी चीज जैसे पत्ता वगैरह रखें और यहाँ से कोई इस तरह से इसके अंदर वेव भेजें, तो जब ये वेव जाके इस पत्ते तक पहुंचेगी तो ये पत्ता अप एंड डाउन तो मूव करेगा लेकिन वेव के साथ नहीं जाएगा। इसलिए कि जब कोई भी वेव किसी भी मीडियम के अंदर जा रही होती है तो मीडियम वेव के साथ मूव नहीं करता, डिस्टरबेंस मीडियम के अंदर मूव करती है। आप ये नहीं कह सकते कि मीडियम मूव करता है। जैसे आप एक और एग्जांपल ले लें कि अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वेव है, अगर हमारा हाथ यहाँ पे, अगर हाथ से इसके अंदर वेव पैदा करेंगे तो आप देखेंगे वेव तो आगे ट्रेवल करेगी लेकिन रस्सी आगे ट्रेवल नहीं करती। रस्सी आपके हाथ में ही होती है, सिर्फ ये वेव
इस रस्सी के अंदर ट्रेवल करती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वेव होती है, प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव जो होती है, ये जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो मीडियम उसके साथ ट्रेवल नहीं करता। मीडियम अपनी ही जगह पे वाइब्रेटरी मोशन में होता है, सिर्फ वो वेव जो होती है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये बात ध्यान में रखिएगा कि ट्रेवलिंग वेव के बारे में जब हम कहते हैं कि ट्रेवलिंग वेव किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि मीडियम किसी भी वेव के साथ ट्रेवल करता है, मीडियम कभी भी ट्रेवल नहीं करेगा। और दूसरी बात जो इसके अंदर दी गई है बेटा, दूसरी बात इसके अंदर दी गई है कि स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव बेटा is always uniform and depends upon properties of medium. Speed does not depend upon frequency and wavelength बेटा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा बेटा, किसी भी वेव की जो स्पीड होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। अगर एक जैसी वेव्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साउंड वेव है, अगर यहाँ पे इस रूम के अंदर मेरे साथ कोई और दूसरा बंदा भी बात कर रहा है, तो हम दोनों के लिए, हमारे दोनों साउंड्स के लिए ये मीडियम एयर ही है। इसका, इसकी डेंसिटी हमारे लिए एक है, इसका टेम्परेचर हमारे लिए एक है, सारी कंडीशंस हम दोनों के लिए एक है। तो हम दोनों की जो आवाज होगी उसकी स्पीड सेम होगी। स्पीड इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, साउंड की वेवलेंथ कौन सी है। जैसे अगर आप देखें तो सनलाइट को देख लें, सनलाइट के अंदर वो लाइट जिसको हम देख सकते हैं, उसके सिवा भी और बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, लेकिन वो वेवलेंथ जो हमारी आंख देख सकती है वो भी 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, तकरीबन 300 वेवलेंथ्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। हर वेवलेंथ अलग है, हर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन सब की स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ होती है। क्योंकि जब एक जैसी वेव्स एक ही मीडियम से ट्रेवल करती है तो सबकी स्पीड सेम, क्योंकि स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पे, कि मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टीज है, उसका प्रेशर कौन सा है, उसकी डेंसिटी कौन सी है, उसका टेम्परेचर कौन सा है, वो इलास्टिक मीडियम है, वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, उसके गैसियस नेचर है। तो इस चीज पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि, और दूसरी बात इसके अंदर के वेव कभी भी एक्सीलरेट नहीं करती। वेव की स्पीड चेंज होती है डिफरेंट मीडिया के अंदर, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुख्तलिफ साउंड्स हैं इस रूम के अंदर, तो उन सब साउंड्स की स्पीड यूनिफॉर्म होगी। वेव कभी भी एक्सीलरेट नहीं करती, वेव की स्पीड ज्यादा है कम है जो भी है वो यूनिफॉर्म ही रहती है, वेव एक्सीलरेट नहीं करती। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद दूसरी होती है बेटा कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के बारे में यहाँ पे कहा गया है बेटा। अब फ्रीक्वेंसी का मकसद क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी का मकसद होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। बेटा नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, और इसका यूनिट जो होता है बेटा वो होता है हर्ट्ज, HZ। अगर एक सेकंड में किसी भी चीज से कितनी वेव्स निकलती हैं, सपोज करें कि अगर ये सोर्स है,
और इससे वेव्स निकल रही है बेटा। अगर 1 सेकंड के अंदर 2 वेव्स निकलती है इस तरह से, ठीक है। अगर इसका टाइम जो है वो आप कह लें कि ये 1 सेकंड है, और इसमें से नंबर ऑफ वेव्स अगर 2 है, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी इसकी 2 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर एक सोर्स से 1 सेकंड के अंदर ज्यादा वेव्स निकल रही है बेटा, अगर इस तरह से जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी इसकी जो है वो वेव लेंथ कम होती जाएगी। सपोज करें टाइम वही 1 सेकंड है, और इसमें से नंबर ऑफ वेव्स अगर 4 है, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 हर्ट्ज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी का मकसद है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, के 1 सेकंड से कितनी वेव्स बन रही है। यहाँ पे एक बात दी गई है कि वाइब्रेटर की बात की गई है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ओसिलेटर बेटा, इसकी बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक ओसिलेटर क्या होता है बेटा, ये आपके बुक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिपर या इलेक्ट्रॉनिक ओसिलेटर जो है वो कहा गया। ये इस तरह से व्हील होता है बेटा। ये व्हील, जब इस तरह से एक व्हील होता है बेटा, और उसके अंदर यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई होती है। जब ये इस तरह से रोटेट करता है तो ये इस तरह से रस्सी के अंदर वेव पैदा करता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ओसिलेटर होता है। इसको हम घुमाते हैं, इसके अंदर रस्सी होती है, और यहाँ पे आप कहेंगे कि नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ये जितनी 1 सेकंड के अंदर रोटेशन करेगा, एक रोटेशन से एक वेव बनेगी बेटा, ठीक है। तो आप कहोगे कि 1 रिवॉल्यूशन जो होगा, 1 रिवॉल्यूशन इक्विवेलेंट होगा 1 वेव के बराबर। अगर ये 1 सेकंड के अंदर एक बार रोटेट करेगा तो एक वेव बनेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन होती है जो लेबोरेटरी के अंदर वेव्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो फ्रीक्वेंसी का अब मकसद लेंगे बेटा, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। एक बात याद रखिएगा बेटा कि फ्रीक्वेंसी does not depend upon velocity and wavelength बेटा। वेलोसिटी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है बेटा उस सोर्स पे जो सोर्स वेव प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए बेटा, तो ये जिस तरह से स्पीड जो होती है ना बेटा, स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है कि जिस सोर्स से वेव्स आ रही है वो किस फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फैक्टर होता है, फ्रीक्वेंसी मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मेरे साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर 10 किलो हर्ट्ज है, तो ये एयर के अंदर भी 10 किलो हर्ट्ज होगी, और ये जो होगी ये सॉलिड के अंदर भी 10 किलो हर्ट्ज होगी, और लिक्विड के अंदर भी 10 किलो हर्ट्ज होगी। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फैक्टर होता है जो सोर्स से आता है, जो सोर्स उसको प्रोड्यूस कर रहा है। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करती। आप कहोगे कि फ्रीक्वेंसी do not depend upon medium and properties of medium। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आल्सो remains same if
वेव travels from one medium to another medium। बेटा मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये एक ऐसा पैरामीटर है वेव का कि वो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है जो मीडियम के साथ चेंज नहीं होता। मेरे साउंड की जो फ्रीक्वेंसी एयर के अंदर है वही फ्रीक्वेंसी सॉलिड के अंदर होगी, वही फ्रीक्वेंसी लिक्विड के अंदर होगी। तो आप कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है जो मीडियम के साथ चेंज नहीं होता, मीडियम की पैरामीटर से चेंज नहीं होता। चाहे टेम्परेचर चेंज हो जाए, चाहे प्रेशर चेंज हो जाए, मीडियम को कुछ भी हो जाए, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। याद रखिएगा बेटा कि फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है, जबकि हमने पढ़ा है स्पीड एक ऐसा पैरामीटर है जो मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम के चेंज होने से स्पीड चेंज हो जाती है। मीडियम डिफरेंट मीडियम की प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड चेंज हो जाती है, और मीडियम की इलास्टिसिटी डिफरेंट है तो स्पीड चेंज हो जाती है, क्योंकि स्पीड एक ऐसा फैक्टर है जो मीडियम डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फैक्टर है जो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है बेटा। ठीक है। अब दूसरी बात बेटा कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बेटा। कि फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फैक्टर है जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की वजह से चेंज नहीं होता। क्योंकि बेटा अब ये चीज ये यहाँ पे भी आप लिखेंगे बेटा कि ये जो स्पीड होती है ना, इसके बारे में भी आप लिखोगे कि स्पीड डज नॉट चेंजेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, but it changes due to refraction। बेटा स्पीड रिफ्लेक्शन के अंदर चेंज होती है, रिफ्लेक्शन के अंदर चेंज नहीं होती। ठीक है। अब क्योंकि बेटा रिफ्लेक्शन जो होती है ना, उसमें जिस मीडियम से वेव जा रही है रिफ्लेक्ट करके वापस उसी मीडियम में आती है, तो स्पीड तो डिपेंड ही करती है मीडियम की प्रॉपर्टीज पे। तो रिफ्लेक्शन से वेव मीडियम चेंज नहीं करती, इसलिए स्पीड जो होती है वो रिफ्लेक्शन से चेंज नहीं होती वेव की, जबकि रिफ्रेक्शन में होती है, क्योंकि रिफ्रेक्शन होती मीडियम के अंदर, डायफ्रेक्शन से नहीं होगी, इंटरफेरेंस से नहीं होगी, क्योंकि इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन दोनों के अंदर मीडियम चेंज नहीं होता। जबकि जो रिफ्रेक्शन होती है उसके अंदर मीडियम चेंज होता है। जैसे एयर से अगर कोई भी वेव लिक्विड के अंदर जा रही है और अपने रास्ते से बैंड खाती है, तो वो रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन के अंदर मीडियम चेंज होता है, स्पीड ऑफ द वेव चेंज हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के अंदर मीडियम चेंज नहीं होता, स्पीड चेंज नहीं होगी। डायफ्रेक्शन के अंदर मीडियम चेंज नहीं होता, स्पीड चेंज नहीं होगी। इंटरफेरेंस के अंदर मीडियम चेंज नहीं होता, स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड जो होती है वो सिर्फ रिफ्रेक्शन के अंदर चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी बेटा। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। आप कह सकते हैं बेटा रिफ्लेक्शन, आप इसको कहेंगे रिफ्रैक्शन, डायफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस। इनकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बेटा। ठीक है। अगर वेव जो होती है बेटा, ठीक है, जो आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती किसी भी वेव की। अगर वेव जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्रेक्ट कर रही है, क्योंकि भले मीडियम चेंज हो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये वो पैरामीटर है जो चेंज नहीं होता, इसको चेंज करना पड़ता है किसी सोर्स से। बाकी ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते बेटा। ठीक है। उसके बाद है बेटा वेव लेंथ ऑफ, बेटा वेव, वेव लेंथ
of wave changes due to change in medium beta. ठीक है, if velocity of wave in any medium increases, then lambda also increases in same proportional. And if speed in any medium decreases, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे सोच तो है ही नहीं, जो लिखना है उसी के ऊपर डिपेंड करना है। जब मैंने लिख दिया कि इंक्रीज होने से इंक्रीज होगी, लॉजिकल बात है डिक्रीज से डिक्रीज होगी, जितनी इंक्रीज से इंक्रीज होगी, डिक्रीज से डिक्रीज। लेकिन सर आपने इंक्रीज का तो लिखा, डिक्रीज का क्या होगा, लिख लेते हैं भाई डिक्रीज का भी। ठीक है, डिक्रीजेस देन लेम्डा आल्सो डिक्रीजेस, हेंस एफ रिमेन्स सेम। बेटा ये मैंने एफ का रीजन भी लिख दिया। आपको पता है बेटा कि फ्रीक्वेंसी होती है वी अपान लेम्डा। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन आज आपका नहीं था कि एफ इज इक्वल टू वी अपान लेम्डा। सर फिलहाल बुक के अंदर लिखा हुआ है कि फिलहाल बुक के फिलहाल पेज पे एफ इज इक्वल टू वी अपान लेम्डा लिखा हुआ है। मीन्स फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में वेलोसिटी और लेम्डा आती है। आपने कहा है कि उस पर डिपेंड नहीं करती। तो मैं ये बार बार आपको बात कहता हूं कि फार्मूले से डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नहीं आती। फार्मूले के अंदर रेशियो भी आ जाते हैं। जैसे ये आप कह ले वी अपान लेम्डा जो होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर। अगर किसी मीडियम के अंदर वी बढ़ जाती है तो लेम्डा भी बढ़ जाती है, रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अगर वेलोसिटी 1 है, लेम्डा 1 है, वेलोसिटी बढ़ के 2 हो गई तो लेम्डा बढ़ के 2 हो जाएगी। 2/2 भी 1 होता है, 1/1 भी। इसलिए फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ मीडिया के अंदर सेम होती है, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों मीडियम के चेंज होने से चेंज हो जाती है। अगर कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसलिए कभी भी रेशियो, कभी भी फार्मूले से डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नहीं बनाना। बहुत सारे ऐसे फार्मूले होते हैं जिनके अंदर ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिन पे वो चीज डिपेंड नहीं करती। जैसे स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है, उसके अंदर प्रेशर तो आता है लेकिन स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें कि फार्मूले से डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नहीं बनती। तो इसलिए आप कुछ सोचें इस बात को। जो फार्मूले जैसे एफ इज इक्वल टू ए में एक्सीलेशन तो फोर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर उसी फार्मूले से मैं कहूं कि एम इज इक्वल टू एफ अपान ए, तो क्या आप कहोगे मास फोर्स पे और एक्सीलेशन पे डिपेंड करता है? मास रेशियो है फोर्स के और एक्सीलेशन के दरमियान। फोर्स बढ़ाओगे एक्सीलेशन बढ़ जाएगी, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन के अंदर बढ़ेंगे, मास रिमेन सेम। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां से आप डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नहीं बना सकते। इसलिए अगर v इंक्रीज होगा, यहाँ पे अगर v इंक्रीज होगा तो लेम्डा भी इंक्रीज होगा, तो एफ रिमेन्स सेम। इसलिए मीडियम के चेंज होने से v भी इंक्रीज होगा, लेम्डा भी इंक्रीज होगा, या v भी डिक्रीज होगा, लेम्डा भी डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो ये चीजें दी गई है आपके इस प्रोग्रेसिव वेव के टॉपिक के अंदर। आखिरी चीज जो दी गई है वो है टाइम पीरियड। अब वेव का टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड जिसको हम कहते हैं टी बेटा, टाइम पीरियड का मकसद होता है बेटा टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वेव टू ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू वेव लेंथ ऑफ वेव बेटा।
किसी भी वेव के लिए उतना टाइम जिस टाइम में वो वेव अपनी वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस तय कर ले। सपोज करें अगर एक वेव है जिसकी वेवलेंथ, बेटा आपको पता है ये वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर तय करती है, उसका जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। कोई भी वेव अपनी वेवलेंथ के बराबर अगर डिस्टेंस तय कर लेती है तो उसके बारे में हम कहेंगे कि ये उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि टाइम पीरियड का मकसद है वो टाइम जिसमें कोई भी वेव अपनी वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस तय कर लेती है। अब इसको आप इस तरह भी कह लेते हैं, सपोज करें ये वेव है, सपोज करें ये हमारे पास एक वेव है बेटा। इस वेव के 4 हिस्से होंगे, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। अब आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सपोज करें ये एक लाइन है, ये एक हमारे पास वेव आ रही है बेटा यहाँ पे, ये इस लाइन पे आ रही है बेटा, ये यहाँ पे आ रही है। ये इस तरह से आप इसके 4 हिस्से कर दे बेटा, इस वेव के 4 हिस्से कर दे। अब वो टाइम जिसके अंदर इस वेव का 1/4 गुजर जाए बेटा, ये 1 हिस्सा गुजर गया है, इसको हम कहेंगे ये यहाँ से टाइम 0 है। 1/4 ऑफ टाइम के अंदर इसका चौथा हिस्सा गुजर जाता है। और आफ्टर हाफ टाइम बेटा, आधे टाइम के अंदर आधा हिस्सा गुजर जाता है, T/2। और 1/4 ऑफ टाइम के अंदर बेटा, ठीक है, 1/4 ऑफ टाइम के अंदर इस तरह से जो है वो इस तरह से गुजर जाता है बेटा, T = 3T/4 बेटा। और फुल टाइम के अंदर इस तरह से वेव जो है वो गुजर जाती है। मींस वो टाइम जिस टाइम में कोई भी वेव किसी लाइन से फुल गुजर जाए तो उसको भी टाइम पीरियड कहा जाता है। और इसकी टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि 1/4 ऑफ टाइम में वेव का चौथा हिस्सा गुजरता है, आधे टाइम के अंदर पूरी वेव, आधी वेव गुजरती है, 3/4 में चौथा, 3 4 हिस्से गुजरते हैं, और पूरे टाइम के अंदर पूरी वेव गुजरती है। तो वो टाइम जिस टाइम के अंदर कोई भी वेव अपनी वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करे, या वो टाइम जिस टाइम में कोई भी वेव टोटल जो है वो एक लाइन से गुजर जाए, तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड बेटा। ठीक है, तो ये बेटा प्रोग्रेसिव वेव है। इसके बाद एनालिटिकल ट्रीटमेंट है। आज